चलो देखो, व्हाट आर द वेक्टर स्पेसेस। हमने वेक्टर स्पेसेस में क्या क्या पढ़ना है। हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी बच्चे पढ़ी थी सारी, है ना। ग्रुप थ्योरी में हम लोगों ने एक तरह से सेट्स के बारे में पढ़ा था कि सेट्स आपके पास अवेलेबल होंगे, उसमें से हमने एलिमेंट्स लेने हैं, एलिमेंट्स को कंपोज करना है, आंसर दोबारा हमारा उसी सेट में जाना चाहिए। इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी वगैरह कहते थे, है ना। तो वो तो हमारे पास होता था कि सेट पढ़ा है, सेट में एलिमेंट्स पढ़े हैं, जैसे मर्जी हो आपने उसी सेट की बात करनी है। अब वेक्टर स्पेसेस में क्या चीज होगी, वेक्टर स्पेसेस में हम लोग एक तरह से दो चीजों को कह लो इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे एक सपोज कर लो कि ये आपके पास एक सेट ये है होगा। अब दो सेट्स की बात करेंगे एक तरह से, और एक सेट आपके पास ये होगा। इस सेट में पड़े होंगे आपके पास वेक्टर्स, और इस सेट में आपके पास पड़े होंगे स्केलर्स। अब यहाँ पे वेक्टर्स और स्केलर्स का क्या मतलब आता है। वेक्टर्स और स्केलर्स ये फिजिक्स वाले हमने कंफ्यूज नहीं करने कि वो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ये सब नहीं हमने देखना, ठीक है। वैसे तो लिंक करने को किया भी जा सकता है, बट मैथमेटिकली हम लोग वो चीज नहीं करेंगे। अब लिंक कैसे कर सकते हैं, देखो ये मैंने आपको पिछली बार भी बताया था। एक आपके पास ये होता है जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स, है ना। एक हमारे पास नोटेशन आती है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मैंने आपको बताया था कि आर स्क्वायर मीन्स टू डायमेंशनल। आर स्क्वायर एक तरह से टू डायमेंशनल में चली जाती है हमारी, है ना। तो अगर आर स्क्वायर टू डायमेंशनल में चली गई तो मतलब हम दो डायमेंशंस में आ गए। तो अगर दो डायमेंशंस में आ गए तो यू हैव टू चेक कि आपने बेसिकली एक्स एक्सिस के अलोंग जाना है कि वाई एक्सिस के अलोंग जाना है। तो ऑटोमेटिकली डायरेक्शन अपने आप बात बन जाती है ना, कि आपने यू हैव टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस और यू हैव टू मूव अलोंग वाई एक्सिस, तो अपने आप डायरेक्शन उसमें आ जाएगी। तो यहाँ पर डायरेक्शन जैसे आ रही है, जो चीज डायरेक्शन को ले लेती है अपनी वैल्यू के साथ, उसको हम नॉर्मली वेक्टर्स में इंक्लूड कर देते हैं। तो यहाँ पर वेक्टर्स के हमारे एलिमेंट किस तरह के होंगे, बेसिकली होंगे आर स्क्वायर वाले, आर क्यूब वाले, आर फोर वाले एंड सो ऑन, ठीक है। अब आर स्क्वायर का मतलब कि इसमें हमारे टू टपल टाइप के एलिमेंट्स होंगे, वेयर एक्स वाई विल बिलोंग फ्रॉम आर। अब वो जरूरी नहीं कि आर स्क्वायर लिखेगा, वो ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक सेट जी है, इसमें एलिमेंट्स पड़े हैं एक्स वाई टाइप के, वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू जेड। मतलब यहाँ पर ये जी बेसिकली क्या है, जेड क्रॉस जेड। मतलब आपने यहाँ पर जो भी एंट्री भरनी है इसमें, वो दोनों इंटीजर्स की भरनी है, तो ये एक वेक्टर कंसिडर होगा क्योंकि ये टू डायमेंशनल में चला है। ऐसे ही अगर एक्स वाई जेड लिखा है तो उसको हम बोल देंगे थ्री टपल। थ्री टपल का मतलब क्या हो गया कि अब हम तीन थ्री डायमेंशन की बात करने लगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक हमारी जेड एक्सिस, ठीक है ना। ऐसे ही फोर टपल, फाइव टपल, हमने इस तरह से जाना है। तो इस तरह के जो एलिमेंट्स होंगे एक्स वाई टाइप के, एक्स वाई जेड टाइप के, उनको बेसिकली हम बोलेंगे वेक्टर्स। और जो जनरल हैं सिंगल वाले एलिमेंट जो हम रियल लाइन पर ड्रॉ करते हैं, चाहे वो फिर रियल्स हों, चाहे इंटीजर्स हों, चाहे रैशनल्स हों, वो सब हमारे क्या बनेंगे, स्केलर्स बनेंगे, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि आप इस रियल नंबर को वेक्टर नहीं बोल सकते, बोल सकते हो। कोई ऐसा नहीं, रूल नहीं है कि नहीं आर हमारा वेक्टर में नहीं जा सकता, जा सकता है, ठीक है, विद नो डायरेक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज में। बस इसमें आपको एक मैंने जनरल फर्क बताने के लिए डिफ्रेंशिएट कर दिया कि वेक्टर्स में पर्टिकुलरली कौन कौन जा ही सकता है, ठीक है। तो अब इसमें करना क्या है, जैसे ये आपके पास पड़ा है, ये एक सेट है वेक्टर्स का, ये एक सेट है स्केलर्स का। कॉम्पोजिशन हमने वही करनी है जो हम पहले करते थे, एक हम करेंगे एडिशन और एक हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और आपको पता है बच्चे अब तो अच्छे से कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन हम क्यों नहीं लेते। मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर हम दो तरह से पढ़ेंगे, नॉट मल्टीप्लिकेशन, वेट, मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे हम, ठीक है। एक तरह से यहाँ पर ये जो कॉम्पोजिशंस हैं
इन्हीं दो कॉम्पोजिशंस को हम एक्सटर्नल और इंटरनल का नाम दे सकते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल का नाम दे सकते हैं। अब कैसे देंगे, देखो सपोज करो एक वेक्टर ये है 2,3। अब हम सोच के देखें कि मुझे इसमें कुछ ऐड करना है। अब बच्चे अगर आपको इसमें कुछ ऐड करना है तो आपको इसी तरह का कोई एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा, मतलब कुछ एक्स वाई टाइप का ये एलिमेंट। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि 2,3 में आप सिंगल 5 ऐड कर दो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। 2,3 वाले एलिमेंट को आप 5 के साथ ऐड नहीं कर सकते। अगर आपको 2,3 के साथ कुछ ऐड करना है तो आपको एक्स वाई को ही ऐड करना पड़ेगा, मतलब उसी टाइप के एलिमेंट को ऐड करना पड़ेगा ना। ये पॉसिबल है कि आप 2,3 के साथ किसी एक्स वाई जेड टाइप के एलिमेंट को ऐड कर दो, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एडिशन का मतलब है कि पहला एलिमेंट पहले के साथ ऐड होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ ऐड होगा, ठीक है ना। तो यहां से सोच के क्या मिलता है कि अगर ये वाला सेट हमारा वेक्टर्स का है और दो वेक्टर्स पड़े हैं आपके पास यहाँ पर, जस्ट लेट अस नेम वन वेक्टर एज एक्स एंड अदर एज वाई। तो दो वेक्टर्स हमने लिए, ऐड किया, आंसर दोबारा एक वेक्टर ही बनेगा। दो वेक्टर्स को लिया, जब आप ऐड करोगे तो आंसर दोबारा से एक वेक्टर ही तो बनेगा, मतलब वेक्टर वाला सेट था, उसी में से एलिमेंट उठाए, उसी में वापस चले गए, तो सारा काम इंटरनली हो रहा है। तो इस एडिशन को हम क्या बोलेंगे, इंटरनल कॉम्पोजिशन। इस एडिशन को हम बेसिकली क्या बोल देंगे, इंटरनल कॉम्पोजिशन। या फिर आप ऐसे कह लो कि एडिशन की बात नहीं करनी, कोई भी ऐसा कॉम्पोजिशन जो सेट में ही हो रहा है, सेट में ही हो रहा है, उसको आप क्या बोल दोगे, इंटरनल कॉम्पोजिशन। अब देखो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई भी करोगे तो आंसर उसी में जाएगा, तो आप उसको भी इंटरनल कॉम्पोजिशन बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब क्या है। इंटरनल कॉम्पोजिशन का मतलब होगा चाहे वो वेक्टर्स में है चाहे वो फील्ड में है। फील्ड में मतलब ओके, मैंने आपको बताया था यहाँ पर सेट में स्केलर्स होंगे, तो जो सेट स्केलर्स वाला होगा उसे बेसिकली हम फील्ड बोलेंगे, ठीक है। अब दो स्केलर्स उठा रहे हो, स्केलर्स को भी ऐड करोगे तो आंसर ऑब्वियसली उसी में वापस जाएगा। अगर उसी में वापस जा रहा है, सब कुछ इंटरनल हो रहा है, तो आप उसको बोलोगे उस कॉम्पोजिशन को इंटरनल कॉम्पोजिशन, ठीक है। अब एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन कैसे होगी, एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन होगी कि एक एलिमेंट बच्चे आप ले रहे हो वेक्टर का, एक एलिमेंट आप ले रहे हो फील्ड का, दोनों को जब आपने कंपोज किया, आंसर दोबारा वेक्टर में चला गया, तो उसको बोला जाएगा एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन। एक आपने लिया वेक्टर, फिर एक एलिमेंट आपने उठाया बाहर से, दोनों को जब कंपोज किया, आंसर दोबारा वेक्टर में ही चला गया, तो उसको बोलोगे एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन। अब ये कब पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं था कि 2,3 के साथ आप 5 को ऐड कर सको, तो एडिशन कभी भी एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन तो बन ही नहीं सकती। कैसे पॉसिबल है, जैसे कोई 2,3 वेक्टर है, इसके साथ 5 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 को मल्टीप्लाई करना इज इजी, लाइक इट विल कम एज 5 2 10 एंड 5 3 15। ये हो गया आपका स्केलर, ये हो गया आपका वेक्टर, दोनों को कंपोज करके आंसर क्या आया, एक वेक्टर। ये था वेक्टर का एलिमेंट, ये था हमने बाहर से लिया स्केलर, आंसर दोबारा वेक्टर वाले सेट में चला गया, तो दिस कॉम्पोजिशन मल्टीप्लीकेशन को हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन। एंड दिस एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन मीन्स बेसिकली स्केलर मल्टीप्लीकेशन, कि हम स्केलर मल्टीप्लाई कर, ठीक है। तो ये दो तरह के कॉम्पोजिशन हमने पढ़नी है यहाँ। अब यहाँ पर ये सारी चीजें क्या बोलती हैं डेफिनेशन में, वो डेफिनेशन में ये बोलती हैं कि आपको क्या क्या चाहिए। एक आपको चाहिए फील्ड, और अब अगर आपको याद हो तो मैंने फील्ड की डेफिनेशन आपको बताई थी कि फील्ड क्या होती है। चलो जस्ट लेट अस गो थ्रू, एक बार पीछे जाके कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा था। एक हमने सबसे पहले पढ़ा ग्रुप। ग्रुप में हमने बोला कि एक सेट चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट,
उसके साथ एक कॉम्पोजिशन चाहिए और उसके अंदर 4 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर ये 4 प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं तो हम लोग बोलते थे कि ये नॉन एम्प्टी सेट आपका ग्रुप बन जाएगा। और अगर इसमें 5th प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर जाती है तो उसको हम बोल देते थे अबेलियन ग्रुप। सबसे पहली चीज हमने ये पढ़ी थी। और ये कॉम्पोजिशन चाहे एडिशन कह लो चाहे मल्टीप्लिकेशन कह लो, होल्ड करनी चाहिए उस सेट के ऊपर। ठीक है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है, उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कम्यूटेटिव लॉ, ये 5 प्रॉपर्टीज होल्ड करती थी। तो वो सेट आपका बन जाता था अबेलियन ग्रुप। ग्रुप के बाद हम लोगों ने पढ़ा रिंग। रिंग में हमने बोला एक नॉन एम्प्टी सेट R होना चाहिए, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों होने चाहिए। यहाँ पर तो था ना कि कोई एक कॉम्पोजिशन हो, और था यहाँ पे कि चाहे एडिशन के अंडर सेट पे होल्ड करे प्रॉपर्टीज पांचों, चाहे मल्टीप्लिकेशन पे करे, हमारा ग्रुप बनना चाहिए। पर रिंग में वो कहता है कि दोनों कॉम्पोजिशन इकट्ठे चलाने। तो उसमें हमने पहला पॉइंट बोला था कि R अंडर एडिशन शुड बी एन अबेलियन ग्रुप, मतलब अंडर एडिशन वो पांचों प्रॉपर्टीज होल्ड करे। R अंडर मल्टीप्लिकेशन शुड बी अ सेमी ग्रुप। अब सेमी ग्रुप का मतलब क्या था कि सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज, क्लोजर एंड एसोसिएटिव, सिर्फ ये 2 प्रॉपर्टीज। ठीक है, और थर्ड में हम बोलते थे साथ में कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी होल्ड करने चाहिए। तो अगर ये 3 चीजें होल्ड कर जाती हैं तो हम उस सेट को क्या बोलते थे, रिंग बोलते थे अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन में पांचों प्रॉपर्टी, सेमी ग्रुप के लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज, सेमी ग्रुप बनना चाहिए एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज शुड होल्ड। ये था हमारा रिंग का प्रोसीजर। फील्ड में क्या आ गया, हमने देखा जब रिंग में अंडर एडिशन तो पांचों हैं पर अंडर मल्टीप्लिकेशन सिर्फ 2 हैं, लास्ट की 3 प्रॉपर्टीज का काम नहीं है, तो हमने लास्ट की 3 प्रॉपर्टीज भी इसमें डाल दी। जब अंडर मल्टीप्लिकेशन एक्सेप्ट 0 पांचों प्रॉपर्टीज होल्ड करने लगे तो वो फील्ड बन गया। मतलब किसी भी सेट को अगर आप फील्ड बनाना चाहते हो तो हम लोग बोलते थे कि F अंडर एडिशन should be an abelian group, F under multiplication except 0, मतलब उस सेट में से 0 निकाल देना है, फिर अंडर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज लगानी है और वो अबेलियन ग्रुप बन जाएगा। और थर्ड में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस होल्ड। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड कर जाती हैं तो हम बोलते थे उस सेट को कि F अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड अ फील्ड। F, ये पांचों, ये तीनों प्रॉपर्टीज, इनका क्लब करके ये भी बोलते थे हम लोग अ कम्यूटेटिव रिंग with unity, a commutative ring with unity in which every non-zero element, in which every non-zero element is a unit element, is called a field. रिंग का मतलब अंडर एडिशन सब कुछ होल्ड कर गया, अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप है। अब कम्यूटेटिव का मतलब 5वीं प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, यूनिटी मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन, और यूनिट का मतलब अंडर मल्टीप्लिकेशन इनवर्स एलिमेंट होल्ड करना चाहिए, किसका, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स याद हैं। याद नहीं है तो एक बार मेमोराइज कर लेना, दोबारा से इसको रिफ्रेश कर लेना
कि वो कहना क्या क्या चाहता था, ये सब हमने डिटेल में अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो अगर कोई रिंग इस तरह से होल्ड करती है, अब वो कौन कौन सी थी, हमने रिंग्स क्या क्या पढ़ी हैं, रैशनल्स की पढ़ी है, रियल्स की पढ़ी है, कॉम्प्लेक्स की पढ़ी है। अब z की बात करते हैं। दिस इज z इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स। z इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स। z को फील्ड बनाने के लिए जस्ट थिंक कि क्या z अंडर एडिशन अबीलियन ग्रुप होता था? क्या z अंडर मल्टीप्लीकेशन एक्सेप्ट 0 अबीलियन ग्रुप होता था? ये दो बातें सोचनी है। और अब अबीलियन ग्रुप कैसे बनाते थे ये आप लोगों को पता है। पांचों प्रॉपर्टीज इस पे सोच के देखो। इंटीजर्स कौन से होते थे? इंटीजर्स होते थे इस तरह के एलिमेंट्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब ये सोच के देखो, दिमाग लगाओ कि क्या अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन z पे पांचों प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं या नहीं करती। ओके, जस्ट इसको देखो। z अंडर एडिशन हमने सोचना है कि अबीलियन ग्रुप बनता है या नहीं बनता। तो उसके लिए हमने ये सोचना है कि क्या दो इंटीजर्स, पहली प्रॉपर्टी, ऐड करके दोबारा इंटीजर बनता है या नहीं बनता। ठीक है, एंड वी नो कि दो इंटीजर्स को जब आप ऐड करोगे तो वो दोबारा इंटीजर बनता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी विल होल्ड। एसोसिएटिव लॉ में हम क्या बोलते थे कि कोई भी तीन इंटीजर्स ले लो, चाहे पहले दो को ऐड करके तीसरे के साथ ऐड कर दो या आखिरी दो को ऐड करके पहले वाले के साथ ऐड कर दो, आंसर शुड बी सेम। दिस वाज कॉल्ड एज एसोसिएटिव लॉ। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, क्या सभी इंटीजर्स के लिए ऐसा कोई इंटीजर एग्जिस्ट करता है कि आप उस इंटीजर में वो एलिमेंट ऐड करो तो सेम इंटीजर आ जाए। क्या सब इंटीजर्स के लिए एक ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करता है कि आप उसमें ऐड करो तो आंसर सेम आ जाए। तो हमारे इंटीजर्स में 0 एक ऐसा इंटीजर है, ऐड करोगे तो आपको सेम मिल जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी में हम लोग बोलते थे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में बोलता था कि क्या हर इंटीजर के लिए, फॉर एवरी इंटीजर, क्या कोई ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करता था कि आपको ऐड करने पे वापस आइडेंटिटी मिल जाए। तो हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की प्रॉपर्टी होल्ड करती है। फिफ्थ में हम बोलते थे कॉम्यूटेटिव लॉ, कि कोई भी दो इंटीजर्स उठा लो, कोई भी पूरे सेट में से, चाहे x प्लस वाई करो चाहे y प्लस एक्स करो, मतलब चाहे 2 प्लस 3 करो चाहे 3 प्लस 2 करो, आंसर एवरी टाइम विल बी सेम। तो हम बोलते थे कि अंडर एडिशन पांचों प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं, मतलब अंडर एडिशन यू आर गेटिंग योर z एज एन अबेलियन ग्रुप, है ना। तो सेकंड बात में हमने क्या चेक करना है, हमने चेक करना है कि z अंडर मल्टीप्लीकेशन एक्सेप्ट 0 क्या अबेलियन ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा। तो उसके लिए पहली है प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अंडर मल्टीप्लीकेशन एक्सेप्ट 0 हमें चेक करना है कि अबेलियन ग्रुप बनता है या नहीं बनता। तो क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है कि कोई भी दो इंटीजर्स लो और सोचो कि क्या उनको मल्टीप्लाई करके दोबारा इंटीजर बनता है।
कोई भी दो इंटीजर्स लोगे, मल्टीप्लाई करोगे, आंसर इंटीजर आता है, वी नो। सेकेंड, एसोसिएटिव लॉ, कोई भी तीन इंटीजर्स लो, पहले दो को मल्टीप्लाई करो, उसके बाद तीसरे के साथ करो, या आखिरी दो को मल्टीप्लाई करके पहले वाले के साथ करो, आंसर दोनों ही केसेस में सेम आएगा। तो दिस वाज योर एसोसिएटिव लॉ। थर्ड में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में वो बोलता है कि सारे इंटीजर्स के लिए क्या कोई एक ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करता है कि आप मल्टीप्लाई करके सेम आंसर निकाल सको, आप मल्टीप्लाई करके सेम आंसर निकाल सको। हमारे पास 1 एक ऐसा इंटीजर है कि आप हर इंटीजर से मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट योर सेम आंसर। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इज ऑल्सो अवेलेबल। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में वो बोलता है कि सारे इंटीजर्स के लिए क्या कोई ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करता है कि आप जब उसे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको वापस से आइडेंटिटी मिल जाए। तो ये तो हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो हमारा ये नॉट एन अबेलियन ग्रुप हो गया, तो Z इज नॉट अ फील्ड। और ये चीज याद रखनी है क्योंकि ये बहुत बार यूज होगा। ये हमारे पास एक ऐसा सेट है जो हर जगह काम आएगा, जो हर जगह एक ऐसा एग्जाम्पल बनेगा जो नॉट अ फील्ड की डेफिनेशंस को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड एवरी टाइम कि ऐसा कौन सा सेट था यार जो फील्ड नहीं बनता है। दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल और सबसे सिंपल है और सबसे ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है ना। तो आपने ये दिमाग में बिठा लेना है कि यार Z को तो मैंने अपने पास रखना ही रखना है, ठीक है। जो बाकी के हैं Q, R, C, ये आप लोग एक बार चेक करोगे वेदर दे बिकम फील्ड और नॉट। ये आपने एक बार चेक करना है। Q इज योर सेट ऑफ रैशनल्स, ऑफ कोर्स ये आपको पता है बच्चे, ठीक है। R आपको पता है सेट ऑफ रियल्स होता है, और C आपको पता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, ठीक है। तो ये चीजें एक बार आपने चेक करनी है कि फील्ड आपके पास ये तीनों बनेंगी कि नहीं बनेंगी। ये Z मैंने आपको बता दिया, दिस इज नॉट अ फील्ड एंड यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड, ठीक है। ये आप चेक करोगे और फील्ड की डेफिनेशन अब आपने दिमाग में रखनी है थ्रू आउट दिस बुक। सिर्फ इस चैप्टर की बात नहीं कर रही, ये पूरी बुक इस चैप्टर को फॉलो करती रहेगी। पूरी बुक में यही चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ये ध्यान रखना कि आपने ये चीजें भूलनी नहीं है। आपने दिमाग में रखना है कि फॉर अ फील्ड F अंडर एडिशन शुड बी एन अबेलियन ग्रुप, F एक्सेप्ट 0 अंडर मल्टीप्लिकेशन शुड बी एन अबेलियन ग्रुप, एंड ऑब्वियसली योर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड, ठीक है। ये सिर्फ एक बेसिक है, बिल्कुल ही बेसिक। अभी मैंने वेक्टर स्पेस की कोई डेफिनेशन नहीं बताई है, ठीक है। अभी मैंने नहीं बताया कि वेक्टर स्पेस के और एलिमेंट्स, सॉरी वेक्टर्स के एलिमेंट्स और फील्ड के एलिमेंट्स आपस में कैसे एक्ट करेंगे, कैसे कंपोज करेंगे। मैंने सिर्फ आपको बेसिक दोबारा से एक बार रिव्यू करवाया है। ग्रुप क्या था, ठीक है, रिंग क्या थी, फील्ड क्या थी, फील्ड की डेफिनेशन कैसे लगानी है। तो ये एक बार छोटी छोटी चीजें, बेसिक वाली चीजें रिवाइज कर लेना, थोड़ा सा देख लेना, जस्ट गो थ्रू देम, गो थ्रू फ्यू एग्जांपल्स कि हमने कैसे पढ़े थे। अपनी मॉडर्न अलजेब्रा की बुक खोल के एक बार ग्रुप थ्योरी का जो पहला वाला एक्सरसाइज वाला टॉपिक था उसको एक बार रिव्यू कर लेना, ठीक है ना।